गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान में ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा क्लास 12th के अंदर सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट लेसन भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंदर हम जो चर्चा कर रहे थे उसके अंदर जो हमारी अगली विशेषता के तौर पे प्रस्तावना, आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तावना या उद्देशिका जिसको हम अंग्रेजी के अंदर पैराम्बल के नाम से भी जानते हैं कि प्रस्तावना या उद्देशिका प्रत्येक देश के संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है या उद्देशिका होती है और उस प्रस्तावना के अंदर संविधान के जो संपूर्ण जो उद्देश्य होते हैं उनको स्पष्ट किया जाता है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान के अंदर भी प्रस्तावना है जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है और यह संविधान की कुंजी भी कहा गया है प्रस्तावना को या उद्देशिका को, और संविधान की आत्मा भी कहा गया है। और इस प्रस्तावना को प्रस्तुत करने का जो कार्य हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसको प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो इसके अंतर्गत हम प्रस्तावना में या उद्देशिका के अंदर हम जो निम्न बातों की चर्चा करेंगे। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों, संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है, को स्पष्ट किया गया है। को प्रस्तावना को प्रस्तुत करने का श्रेय प्रस्तुत करने का श्रेय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। पंडित नेहरू ने प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। जो प्रस्तावना है इसके अंदर किन संपूर्ण संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है और इस प्रस्तावना के अंतर्गत संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी प्रस्तावना के अंदर या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को और समाविष्ट किया गया था। बात यह प्रस्तावना सर्वप्रथम
जो प्रस्तावना होती क्या है? प्रस्तावना वो है जिसमें संविधान के संपूर्ण जो उद्देश्य हैं, संपूर्ण जो आदर्श हैं, उनको स्पष्ट किया जाता है। इस कारण से हम प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कह सकते हैं, संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं। हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसको निम्न प्रकार से देखा जा सकता है, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद्वार संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, जिसके अंदर संपूर्ण जो संविधान के आदर्श हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार से जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्न संशोधन किए गए हैं। कुछ संशोधन किए गए हैं हमारी प्रस्तावना के अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको मिनी संविधान की भी उपमा दी गई है। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसको क्योंकि इसके द्वारा हमारे संविधान में बहुत सी बातों का समावेश किया गया है। तो प्रस्तावना के अंदर कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं या कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, तो इसके अंदर पहला देखिए, पहला जो संशोधन किया गया है, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक प्रभुत्व संपन्न प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर देखिए के स्थान पर क्या जोड़ा गया है, इसके अंदर के स्थान पर संपूर्ण शब्द को, प्रभुत्व से पहले संपूर्ण शब्द को जोड़ दिया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन शब्दों को जोड़ा गया है। तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर किन शब्दों को जोड़ा गया है कि संपूर्ण, जो जोड़ने वाली बात है वो यहां से प्रारंभ होती है, संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये शब्द आ गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, एक ये शब्द आ गया पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य
लोकतंत्रात्मक गणराज्य को स्थापित किया गया है, को स्थापित किया गया है। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रारंभिक प्रस्तावना में भी था, परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पे देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य को स्थापित किया गया है। इसका मतलब दो शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष को। एक तो ये बात जोड़ी गई है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना के अंदर। दूसरी जो बात जोड़ी गई है, तो दूसरे जो तत्व जोड़े गए हैं वो है, दूसरा जो संशोधन किया गया है या जो शब्द जोड़े गए हैं दूसरे, वो कौन से? राष्ट्र की एकता के स्थान पर, राष्ट्र की एकता के स्थान पर। तो देखिए राष्ट्र की एकता पहले से था, इसके स्थान पर कौन से शब्दों को समाविष्ट किया गया है? राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को स्थापित या प्रतिस्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा तीन शब्द निकल कर के आए। एक समाजवादी आ गया जो स्थापित किया गया है, दूसरा पंथनिरपेक्ष आ गया, और तीसरा जो शब्द हमारे सामने निकल कर के आता है वो है अखंडता। ये इन तीन शब्दों को हमारे संविधान के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो उद्देश्य का है, जो पैराम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसके अंदर समाविष्ट किया गया है। तो इस प्रकार तीन शब्द हुए। अब हम प्रस्तावना की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान देने योग्य बात ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी और साथ में आपकी जो बोर्ड के एग्जाम में भी इन क्वेश्चन को दोहराया जाता है कि प्रस्तावना के अंदर कौन कितने शब्द और कौन से संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो हम वहां पे चर्चा यही रहेगी इसकी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना के अंदर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाविष्ट किया गया है या प्रतिस्थापित किया गया है। अब हम प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना करेंगे। प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना। प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना। इस विस्तृत विवेचना के लिए हम इसके कुछ पार्ट बना लेते हैं। तो प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है, किस प्रकार से की जा सकती है? निम्न प्रकार से की जा सकती है। कैसे? हम इसके तीन पार्ट बना लेते हैं। तीन पार्टों के अंदर तीन उनके सब पॉइंट और हो जाएंगे, छोटे बिंदु और बन जाएंगे। तीन पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है इसका
एक भाग बना लेंगे इसका घोषणात्मक भाग, घोषणात्मक भाग। इस घोषणात्मक भाग के अंदर किन किन की हम चर्चा करेंगे, केवल इसके अंदर एक बिंदु की चर्चा करेंगे हम, वो रहेगा हमारा हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इस बिंदु की हम चर्चा करेंगे। दूसरा इसका जो भाग ब जो बनाया है, भाग ब जो इसका पार्ट है वो है इसका उद्देश्य भाग, उद्देश्य भाग। उद्देश्य भाग के अंदर जो कौन कौन से बिंदु रखे गए हैं वो रखे गए हैं, एक तो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा जो इसका भाग, दूसरा जो बिंदु है इसका वो है समाजवाद, समाजवाद। तीसरा जो इसमें से बिंदु निकल करके आता है वो है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और जो चौथा बिंदु जो निकल करके आता है हमारे सामने वो है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। और जो इसका पांचवा जो बिंदु है उद्देश्य भाग का वो है गणराज्य, गणराज्य। यह है इसका पांचवा बिंदु। अब इसके प्रस्तावना का तीसरा जो भाग हमने बनाया, तीसरा जो भाग है इसका वो है स, और वो है विवरणात्मक भाग, विवरणात्मक भाग। इसके जो छोटे बिंदु हैं, जो सब बिंदु हैं, वो है पहला है इसका छोटा बिंदु जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, व राजनीतिक न्याय। विवरणात्मक भाग का जो सेकंड बिंदु है वो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और तीसरा जो इसका बिंदु है वो है हमारा व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता व अखंडता, व अखंडता। तो हमारी जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, इसको हम तीन भागों में बांट लेते हैं, घोषणात्मक भाग, उद्देश्य भाग, विवरणात्मक भाग। घोषणात्मक भाग के अंदर हम चर्चा करेंगे हम भारत के लोग। इसका जो तात्पर्य निकल करके हमारे साथ में, हमारे सामने आता है, तो इसका अर्थ यही निकल करके आता है कि जो संविधान के द्वारा जो संपूर्ण शक्ति का जो स्रोत है वो भारत की जनता है। वो कौन है?
हम भारत के लोग मतलब संपूर्ण जो शक्ति है किसमें समाविष्ट की गई है, भारत की जनता के अंदर। तो संविधान निर्माताओं के अनुसार जो संप्रभुता है, संप्रभुता, सबसे पहले संप्रभुता के बारे में आपको साधारण बता देता हूं कि संप्रभुता किसे कहते हैं। संप्रभुता वो है जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी के अधीन नहीं हो, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। इस प्रकार की जो शक्ति को हम क्या कहते हैं, संप्रभुता। अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में जो सर्वोच्च होती है उसको कहते हैं संप्रभुता। तो जो हमारी जो संप्रभुता है हमारे देश की, वो किसके अंदर निहित की गई है, हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग का मतलब भारत की जनता के अंदर संपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। अंतिम शक्ति किसमें दी गई है, भारत की जनता में। तो संप्रभुता जनता में निहित है। संप्रभुता जनता में निहित है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि भारतीय जो संविधान का स्रोत भारत की जनता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का स्रोत कौन है, भारत की जनता। संविधान का स्रोत भारत की जनता। यही बात हमारे सामने निकल करके आती है कि अंतिम संविधान का स्रोत किसको माना गया है, भारत की जनता। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है उद्देश्य भाग। उद्देश्य भाग के जो सब बिंदु हैं, छोटे बिंदु हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसके अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मैंने अभी आपको बताया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वो होता है जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं होता है, बल्कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। उसको हम कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो भारत के संविधान में भी यही बात कही गई है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, बल्कि पूर्ण रूपेण वो स्वतंत्र है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य यह है कि भारत पूर्ण रूप से पूर्ण रूपेण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। इससे यही बात हमारे सामने निकल करके आती है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। दूसरा जो बिंदु हमारे सामने निकल करके आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद में आता है समाजवाद। समाजवाद जो हमारे संविधान के अंदर, ये तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है भाई, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और समाजवाद को स्थापित करने के पीछे एक ही उद्देश्य था संविधान निर्माताओं का कि समाज के अंतर्गत जो अगड़े पिछड़े कमजोर जो वर्ग हैं, उनको जो अगड़े पिछड़े जो कमजोर वर्ग हैं उनके उत्थान के प्रयास किए जाएं, साथ ही साथ में आर्थिक विषमता का निराकरण किया जाए। आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास तथा कमजोर वर्गों के
विकास के या उत्थान के लिए प्रयास किए जाएं। इस कारण से हमने समाजवाद शब्द के अंतर्गत कमजोर वर्गों के विकास को और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद शब्द को प्रस्तावना के अंदर समाविष्ट किया गया है। फिर आता है हमारा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य यह है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ है, किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा। धार्मिक मामलों में राज्य द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारी प्रस्तावना के अंदर शामिल किया गया था, जिसका अर्थ यह है, क्या अर्थ है कि भारत धर्म के क्षेत्र में भारत जो है, भारत धर्म के क्षेत्र में, भारत धर्म के क्षेत्र में न धर्म विरोधी है, न धर्म विरोधी, न तो किसी धर्म का विरोध करता है, न धर्म विरोधी है, तथा न ही धर्म का प्रचारक है, तथा न ही किसी भी धर्म का प्रचारक, न ही धर्म प्रचारक है, बल्कि क्या है, यह बिल्कुल तटस्थ है। बल्कि धार्मिक मामलों में भारत बिल्कुल तटस्थ है, सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार करता है। भारत के संविधान में इस बात को दर्शाया गया है। अब आता है हमारा अगला बिंदु उद्देश्य भाग के अंदर, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब जनता का शासन। तो यहां पर जो जनता लोकतंत्रात्मक से ये बात निकल कर के आती है कि भारत में राज सत्ता का प्रयोग, भारत में राज सत्ता का जो प्रयोग है वो भारत की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। भारत में राज सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाएगा। और फिर आता है हमारा लोकतंत्रात्मक के बाद में आता है हमारा अगला बिंदु है गणराज्य। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि गणराज्य से क्या तात्पर्य है। तो गणराज्य से तात्पर्य यह है कि इसका अर्थ यह है कि भारत का राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत न होकर के निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। तो भारत का जो राज्याध्यक्ष है वो निर्वाचित होकर के बल्कि वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। तो इसका अर्थ हमारे सामने ये निकल के आता है, भारत का राज्याध्यक्ष मीन्स राष्ट्रपति। राज्याध्यक्ष बोल दो चाहे इसको राष्ट्रपति बोल दो। वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, इसको निर्वाचित करती है भारत की जनता। परंतु भारत की जनता अप्रत्यक्ष रूप से, किस प्रकार से? अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से? भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। प्रतिनिधि आगे चल करके किसका चुनाव करते हैं? भारत के राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति का। इस प्रकार से यहाँ पे गणराज्य व्यवस्था है कि यहाँ पर वंशानुगत व्यवस्था नहीं है राज्याध्यक्ष की, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि होता है ये। तो इस प्रकार से
हमने आज उद्देशिका या प्रस्तावना के अंतर्गत हमने उद्देश्य भाग तक हमने चर्चा की। अब हम कल चर्चा करेंगे विवरणात्मक भाग की।